जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग मराठा अम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे मिडीवियल के लास्ट चैप्टर के रूप में है। काफ़ी लंबा भी हो गया मिडीवियल, बट ठीक है, एटलीस्ट हमने सारे क्वेश्चन तो कर लिए हैं, है ना। तो इसमें एक मुख्यतः आप देखोगे तो छोटा चैप्टर है। हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी का राइज कैसे हुआ, क्या थे मराठा के उदय और पतन के कारण। उसके बाद मोस्टली जो बार बार पूछा जाता है वो है अष्टप्रधान के रूप में, है ना। अष्टप्रधान जो इनका अ, ये मंत्रिमंडल था। तो और उसके बाद ये आपके चौथ और सरदेशमुखी जो इनका टैक्सेशन सिस्टम था, है ना। तो मराठा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में तो ज़्यादा इनका मेंशन आएगा, लेकिन कनेक्टिविटी आप यहीं से कर पाओगे, है ना। कैसे कौन मराठा थे, कैसे इनका राइज हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। और 2 मिनट ना पहले। हम्म, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। मराठा साम्राज्य। तो इसमें हम लोग मोस्टली क्या-क्या पढ़ेंगे, ये है हमारी विषय सूची। कैसे इनका परिचय थोड़ा देख लेंगे। शिवाजी का युग कैसे रहा, कैसा उनका जीवन था, सैन्य अभियान, प्रशासन। फिर शिवाजी के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, है ना, उनके बारे में ब्रीफ पढ़ लेंगे क्योंकि इनकी वंशावली कई बार पूछ देते हैं कि चलो अरेंज करो शिवाजी के बाद जो-जो उसके रूलर आए। फिर जैसे-जैसे इनका मराठा शासन कमज़ोर हुआ तो पेशवाओं ने उसको कंट्रोल कर लिया। पेशवा क्या होते थे? उनके मंत्री होते थे, प्रधानमंत्री। तो शाहू जी महाराज जैसे ही बैठे तो शाहू जी महाराज के बाद जो सक्सेसर थे वीक थे, तो फिर वास्तविक जो शक्ति थी वो पेशवाओं के हाथ में चली गई, ठीक है? और वो सिर्फ़ नाम मात्र के राजा रह गए थे। मराठा शासन प्रणाली कैसी थी वो पढ़ेंगे। केंद्रीय प्रणाली, प्रांतीय प्रणाली, सैन्य प्रणाली और राजस्व प्रणाली, है ना? क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं मोस्टली। तो मराठा जो शब्द है वो किसी जाति समुदाय को प्रतीक नहीं था, वह एक भौगोलिक इकाई थी, है ना। तो मराठा की भूमि को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र, है ना। जो कहाँ पे स्थित है? आपके ये देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में है और विंध्य पर्वत के समानांतर और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के आसपास, ठीक है। इनके उदय के कारण क्या थे? तो इनके उदय के सबसे पहले कारण थे जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये लोग वहाँ बसते थे जो बचपन से ही ये विषम और जटिल भौगोलिक क्षेत्र में मराठाओं का बचपन से ही लड़ाकू, साहसी और युद्ध कौशल में निपुण बना दिया, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है, एनवायरनमेंट आपको मजबूत बनाता है, एनवायरनमेंट आपको कमज़ोर बनाता है, तो इनको उन्होंने मजबूत किया। भक्ति आंदोलन जो इनके गुरु थे रामदास, उन्होंने जो क्या बोलते हैं शिवाजी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि क्या बोलते हैं हिंदू गर्व और एकता की भावना को उनके अंदर जगाया और कहीं न कहीं ये प्रमोट किया कि हमें एक हिंदू राज्य की स्थापना करनी है ना? औरंगज़ेब की नीतियाँ कट्टर नीतियाँ थी, काफ़ी हिंदुओं में असंतोष पैदा हुआ था, तो एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, है ना? तो इसके चलते आपके मराठाओं का उदय हुआ। और अल्टीमेटली तो एक जो होता है ना, जैसे आपने देखा भक्ति मूवमेंट में भी आपके बौद्ध और जैन धर्म का उदय क्यों हुआ? क्योंकि एक करिस्मेटिक पर्सनैलिटी का उदय हुआ था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे शिवाजी की पर्सनैलिटी थी, जिन्होंने पिछड़ी जातियों को संगठित किया और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। तो ये कुछ फैक्टर हैं, तो 4 रीज़न पूछते हैं तो आप बता सकते हो। विभिन्न इतिहासकारों का अलग-अलग मत है कैसे इनका उदय हुआ। कोई बोलता है कि औरंगज़ेब की सांप्रदायिक नीतियाँ थीं, उसके चलते मराठाओं का उदय हुआ। कोई बोलता है राष्ट्रीय संघर्ष का प्रतीक है। कोई बोलता है कि किसान की विद्रोही चेतना का वो है, प्रतीक है ये। कोई किसी का कहना है कि सामाजिक और आर्थिक कारण थे, जिसके चलते मराठाओं का उदय हुआ। तो अलग-अलग वो हैं। लेकिन फिर पतन क्यों हुआ? बाद में जब आप देखोगे पानीपत का तृतीय युद्ध था, उसके बाद इनका पतन हो गया था, ठीक है? तो वो भी पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला तो ये था कि जो साहू जी महाराज थे और फिर जो पेशवा थे, उनके बाद जो नीचे के रूलर थे, वो ज़्यादा योग्य नहीं थे, ठीक है? तो फिर अयोग्य उत्तराधिकारी हमेशा किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बनते हैं, है ना? दूसरा था एकजुटता का अभाव। आप देखोगे बहुपत्नी प्रथा चल रही थी, है ना? तो 2-2 बेटे होते गए और दोनों बेटों में फिर क्लैश। तो एकजुटता का अभाव था, तो अंग्रेज़ों ने अच्छा खासा सप्रेस किया उनको। तीसरा है दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली। ये जो चौथ और स्वदेशमुखी थी ना, वो कहीं न कहीं बल का प्रयोग करके कलेक्ट करते थे, है ना? कि भई तुम हमें इतना दोगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है? नहीं दोगे तो तुम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बाद में ये सब चीज़ें भी कमज़ोर करी उनको। और अल्टीमेटली है सैन्य कमज़ोरी, छापामार युद्ध प्रणाली का त्याग किया था इन्होंने बाद में।
और अल्टीमेटली जब इन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो फिर ये अहमद शाह अब्दाली के साथ जो लड़ाई हुई थी, उसके बाद ये पूरी तरह बिखर गए, है ना? शिवाजी के बारे में आप देख लेंगे तो थोड़ा-सा इसमें जो देखने लायक ये है कि इनके संरक्षक और गुरु का नाम पूछते हैं तो रामदास समर्थ जी, है ना? पिता शाहजी भोसले, माता जो थी वो देवगिरी के जागीरदार की पुत्री थी। इनकी तो ऐसे बहुत सारी पत्नियों के मेंशन है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो, लेकिन जो मेजर फेम नाम आता है वो है साईंबाई निंबलकर, पुतलाबाई और सोहराबाई मोहिते। राज्याभिषेक और उपाधियाँ, तो राज्याभिषेक हुआ था इनका 1674। ये एक्चुअली व्यापम का भी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो वैदिक विधि से भी हुआ, तांत्रिक विधि से भी हुआ, ठीक है? काशी के गंगा भट्ट और निश्चलपुरी गोस्वामी ने तांत्रिक विधि से किया। उपाधियाँ कौन-कौन सी धारण करते थे? छत्रपति की, क्षत्रिय कुल वतंस का और हैदव धर्म उद्धारक, ठीक है? और शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को अपनाया और ब्राह्मणों की रक्षा का संकल्प लिया, ठीक है? 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी रायगढ़ किले में। इनके सैन्य अभियान को देख लीजिए, तो सैन्य अभियान में सबसे पहला तो ये है कि 1643 में क्या किया था इन्होंने? प्रथम सैन्य अभियान था इनका विजय और बीजापुर के तोरण किलों पर विजय प्राप्त की। 46 में इन्होंने तोरण तोरण के किले पर कब्जा किया। 56 में इन्होंने क्या किया? रायगढ़ किले पर कब्जा किया और इसे अपनी राजधानी बनाई, ठीक है? तो रायगढ़ को राजधानी कब बनाई थी? याद रखेंगे 1656। औरंगजेब के साथ पहला सामना हुआ और यहाँ पे क्या है? अफजल खान को 1659 में मार डाला था और 16 ये उनका सेनापति था अब इसका मुगल का, औरंगजेब का, तो उसको उसने 1659 में मार डाला। 1677 में क्या हुआ था? अंतिम अभियान था, जीजी किले पर विजय प्राप्त की और इसे दक्षिण की राजधानी बनाया, जिंजी किले पर। तो शिवाजी का मुगलों के साथ संघर्ष, तो अलग-अलग संघर्ष हुए, तो उनमें से कुछ संघर्ष के बारे में देख लेते हैं। तो 1660 में औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने 1663 की रात में गुप्त रूप से पूना में प्रवेश किया, शाइस्ता खान के महल पर हमला किया और उसे हराया, ठीक है? 65 में शिवाजी को कुचलने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। उन्होंने शिवाजी को, ये इंपॉर्टेंट है ना, पुरंदर की संधि कब हुई थी पूछते हैं, तो 1665 एडी में हुआ था, जिसमें शिवाजी को 23 किले सौंपने पड़े थे और मुगल संप्रभुता स्वीकार करनी पड़ी, ठीक है? 66 में क्या हुआ था? शिवाजी औरंगजेब से मिलने आए आगरा, लेकिन अपमानित महसूस कर दरबार छोड़ दिया। शिवाजी ने उन्हें कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी भाग निकले और बाद में मित्रता का पत्र भेजा। औरंगजेब ने शिवाजी के समझौते को स्वीकार किया और शिवाजी को राजा की उपाधि दी। उनके पुत्र संभाजी को बेरार में मनसब और जागीर दी थी, ठीक है? देखिए अल्टीमेटली क्या था, सब जैसे पॉलिटिक्स होता है उसी टाइप का है ना? जहाँ पे समझौता हो गया तो संप्रभुता स्वीकार कर ली, जहाँ पे समझौता नहीं हुआ तो नहीं स्वीकार करी। संभाजी के बारे में देखिएगा, जो अभी आपने मूवी देखी है उसके बारे में। तो क्या था, 20 जुलाई 1680 जैसे ही शिवाजी की मृत्यु हुई, उनके बाद इनको राजा बनाया गया। अपने भाई राजा राम को सत्ता संघर्ष में हराकर गद्दी पर बैठे, है ना? इनका जो भाई था। तो संभाजी द्वितीय थे ना, शिवाजी के बाद आए संभाजी। इनकी पत्नी कौन थी? येसुबाई। और पुत्र थे शाहू जी महाराज। अपने प्रशासन में कवि कलश, है ना? ये जो कौन था, नाम भूल रहा हूँ उसका, मूवी में बना था। तो कवि कलश को सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ अष्टप्रधान को भंग कर दिया था इसने, ठीक है? मुगलों के साथ संघर्ष हुआ। औरंगजेब की विद्रोही पुत्र अकबर को इसने शरण दी थी, है ना? 1689 में औरंगजेब ने संगमेश्वर के युद्ध में संभाजी को पकड़ लिया, उनकी राजधानी रायगढ़ पर नियंत्रण किया। उनके पुत्र साहू और पत्नी येसुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ किले में कैद कर दिया था, ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब आता है राजा राम। राजा राम कौन था? इनका भाई, है ना? अ, तो संभाजी की मृत्यु के बाद उनके मराठा परिषद में शासक घोषित किया। संभाजी की मृत्यु हुई तो, लेकिन शाहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। शाहू कौन था? उनका पुत्र था, मतलब इसका भतीजा बोल दो। राजधानी 1689 में मुगल आक्रमण के डर से रायगढ़ से जिंजी भाग गए। 1698 में जिंजी मुगलों के खिलाफ मराठा गतिविधियों का केंद्र रहा। 1698 में जुल्फिकार खान द्वारा जिंजी पर कब्जा करने के बाद सतारा राजधानी बन गया, ठीक है? जुल्फिकार कौन था? मुगल के वंशज।
प्रशासन व्यवस्था कैसी थी इनकी? मराठा सरदारों को अपनी सेना में रखने और क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी थी और प्रतिनिधि बनाया उनको। अष्टप्रधान में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी, ठीक है? एक ये याद रखिएगा, पहले 8 थे, फिर बाद में 9 हो गए। मृत्यु हो गई 1700 में और उनकी पत्नी ताराबाई ने संभाला और संघर्ष जारी रहा। तो पहला कौन आया? शिवाजी। शिवाजी के बाद कौन देखा? संभाजी। संभाजी के बाद राजाराम जो उसका भाई था और उसके बाद फिर उनकी पत्नी ताराबाई ने संभाला ये जो राजकाज था उसको। उसके बाद आता है मराठा स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो 5 अलग सॉरी 4 जो मराठा थे ना, वो लोग कौन-कौन थे? 1689 में मुगलों द्वारा मराठा क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद स्वतंत्रता संग्राम 1707 तक जारी रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को मराठा छत्रपति के रूप में स्वीकार किया गया। जो मुगल के सक्सेसर थे उन्होंने थोड़ा ये औरंगजेब के जो सक्सेसर थे उन्होंने थोड़ा लिबरल रहे, चलो भाई छोड़ दो इन लोग को, है ना? तो साहू जी को पकड़ लिए थे, तो बाद में उनको रिहा कर दिया गया और छत्रपति की उपाधि दी गई। इस संघर्ष में मराठा संघ का उदय हुआ, जिसके शामिल कौन थे? सिंधिया थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, भोसला थे, ठीक है? तो अलग-अलग जगह क्षेत्र में ये लोग वो रहे, काबिज़ रहे। जैसे कि आप गायकवाड़ बोलोगे तो आपके कौन-सा है गुजरात साइड में है ना? और होलकर आपके इंदौर साइड। तो इस टाइप से ग्वालियर में सिंधिया, तो अलग-अलग क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। ताराबाई जैसे हमने देखा राजाराम की पत्नी थी, तो राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को के नाम से सिंहासन पर बैठाया। ताराबाई एक कुशल शासक थीं, जिन्होंने मुगलों से सतारा, रायगढ़ और सिंहगढ़ के किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने औरंगजेब के अंतिम वर्षों के दौरान मराठा प्रतिरोध का प्रभावी ढंग से नेतृत्व किया। तो इनका इम्पोर्टेंस यही है कि औरंगजेब के जो अंतिम समय था ना, उस टाइम ताराबाई जो थी, वो युद्ध का प्रतिनिधित्व कर रही थी मराठाओं के हिसाब से। देखिए अब आता है साहू जी। साहू जी कौन है? संभाजी के बेटे यसुबाई। संभाजी और यसुबाई के जो पुत्र थे उनका नाम था। कैद से रिहाई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बहादुर शाह प्रथम ने 8 मई 1707 को साहू जी को कैद से मुक्त किया। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ फिर किसके बीच? ताराबाई। राजाराम जो थे राजाराम जो इसके संभाजी के भाई थे, वो प्रतिनिधि के रूप में वर्क कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो ताराबाई ने बोला भाई नहीं, अब तो प्रतिनिधि कुछ नहीं, मेरा बेटा जो है शिवाजी द्वितीय वही राजा होगा। तो ताराबाई ने शिवाजी को छत्रपति घोषित किया था, जिससे उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। और खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की मदद से, पेशवा था, है ना उनके अंदर, पेशवा की मदद से ताराबाई को हराया और 1708 में सतारा पर कब्जा किया। शक्ति का विभाजन। अब मराठा के 2 शक्ति केंद्र हो गए। पहला सतारा साहू के अधीन था और कोल्हापुर जो शिवाजी द्वितीय ताराबाई के अधीन था। तो आप देखेंगे सतारा और कोल्हापुर 2 अलग-अलग शक्ति के केंद्र हो गए। देखिए कितना भी हम लोग अच्छा बोल दें, लेकिन एक चीज़ काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि अगर ये आपसी कलह रही परिवार में, तो फिर क्या बोलते हैं, साम्राज्य का विघटन होना निश्चित है। वर्णा की संधि इस विभाजन को औपचारिक रूप दिया। इसमें संभाजी द्वितीय, मतलब जो इसका पुत्र हुआ संभाजी का, साहू जी का, द्वितीय को कोल्हापुर से दक्षिण भाग और साहू सतारा से उत्तर भाग पर शासन करते रहे। ठीक है, उतना कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे पहले बस यही याद रखना है कौन किस सीक्वेंस में आया। पहले शिवाजी गए, उसके बाद आया राजाराम, संभाजी। संभाजी जब मारे गए तो फिर आया राजाराम के बाद उनकी पत्नी, ठीक है? और उनकी पत्नी ने शिवाजी द्वितीय के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में शासन किया। और ताराबाई के बाद आया फिर साहू जी महाराज, जिनको फिर क्या नाम है, ये बहादुर शाह प्रथम ने रिलीज़ किया था। पेशवाओं के उदय होने के कारण क्या थे? साहू के शासनकाल के दौरान पेशवा की शक्ति बढ़ती गई, जो उनके मंत्री थे। पेशवा की बढ़ती शक्ति, धीरे-धीरे पेशवा अत्यधिक शक्तिशाली हो गए, जबकि छत्रपति की शक्ति कम होती गई। संगोला की संधि और पेशवाओं की स्वतंत्रता। साहू की मृत्यु के बाद बाजीराव ने संगोला की संधि के माध्यम से पेशवाओं की स्वतंत्रता की घोषणा की। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति।
1713 में साहू द्वारा पेशवा नियुक्त किया गया और उन्हें सेनापति की उपाधि मिली। साहू के अधीन 3 पेशवा बने, कौन-कौन थे? विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव शासनकाल में थे। पेशवा बने वास्तविक प्रमुख। तो वही था कि जैसे ही आपके छत्रपति कमज़ोर हुए, पेशवा आगे बढ़े। आपको वो सीन याद आ रहा होगा, मैं हमेशा मूवी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ बाजीराव मस्तानी का, जिसमें वो रणवीर सिंह वो आता है ना पेशवा, कि भाई बाजीराव प्रथम, कि भाई इनके पिता की मृत्यु हो गई तो कौन नया पेशवा रहेगा, तो फिर वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ के बारे में, पेशवाओं के बारे में पढ़ लेते हैं, 2-3 पेशवा। तो 1713 में साहू द्वारा पेशवा नियुक्त किए गए और सेनापति की उपाधि प्राप्त की। संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? संधि के प्रमुख प्रावधान थे, एक सेकंड, संधि की प्रमुख प्रावधान क्या थे कि स्वराज क्षेत्र पर राजस्व अधिकारियों की मान्यता मिली। और ये जो दक्षिण के क्षेत्र थे, दक्कन, मैसूर, त्रिचनापल्ली, तंजौर के 6 मुगल प्रांतों में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया। किसको? पेशवाओं को। हाल ही में जोड़े गए क्षेत्रों पर मराठा अधिकारों की मान्यता थी। साहू ने इन अधिकारों के बदले में मुगलों की सहायता के लिए 1500 सैनिक रखने का वादा किया। ठीक है, तो फिर मतलब ये जो मुगल के साथ ही इनका हुआ था संधि, क्योंकि मुगल लोगों ने तो काफ़ी सप्रेस कर दिया था ना, साहू जी को जेल में भी कर दिया था। तो मुगल लोगों के साथ ये इनका संधि हुआ, तो दक्षिण के जो क्षेत्र थे उनको अधिकार मिले कि आप वहाँ टैक्स कलेक्ट करो, और मुगलों की सहायता के लिए 1500 सैनिक रखने का वादा किया। मुगलों के साथ संधि कर ली इन्होंने। मुगल सूबेदार सैयद हुसैन के साथ एक संधि की, जिसे इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। विशेष कुछ है नहीं इसमें। बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मूवी देख ली है तो ये भी पढ़ लेते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे, जिन्हें पेशवा पद वंशानुगत हो गया था, है ना, आपने देखा, पिता के बाद पुत्र बन रहा है। मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक इनको बोला जाता है ना। इन्होंने लगातार 40 युद्ध लड़े थे और कोई भी युद्ध नहीं आ रहा था, आपने मूवी में भी देखा है इसको। छापा मार युद्ध में विशेषज्ञ थे। हिंदू पद पातशाही के विचार को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। इनका नारा था कृष्णा से अटक तक, मतलब जो क्षेत्र है उसको कवर करेंगे। मुगल साम्राज्य के बारे में उन्होंने हमें मतलब आप समझ गए ना, कृष्णा नदी यहाँ है, वहाँ से ऊपर तक जाएंगे, हमें इस शाबी पेड़ के तने पर हमला करना चाहिए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। ये जो डायलॉग दिया था रणवीर सिंह ने वही है। कि मुख्य विजय कौन कौन थे? शुकर खेड़ा का युद्ध था, पाल खेड़ा का युद्ध था, भोपाल का युद्ध था। भोपाल में निज़ाम को हराया था, निज़ामुल मुल्क को पाल खेड़ा में हराया था। और ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इनसे पूछा नहीं जाता प्रश्न, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। ये उसके पुत्र थे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो है पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना। तो ये कब हुआ था? 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। जो नादिर शाह, कब आया था नादिर शाह? 1739 में, की तरह भारत को लूटना चाहता था। बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसे वास्तविक कमांडर उसके भाई सदाशिव राव भाऊ थे। अपने बेटे को भेजा, बट एक्चुअल में उसका भाई नेतृत्व कर रहा था। पेशवा के पुत्र विश्वासराव, जसवंतराव, सदाशिवराव भाऊ, टुकेजी सिंधिया, अन्य मराठा जनरलों के साथ 2800 सैनिक मारे गए इसमें, है ना। हार के कारण क्या थे? मराठों का कमजोर जनरलशिप और कूटनीतिक विफलता। मराठों को केवल मुगल वजीर इमाद उल मुल्क से समर्थन मिला था, बाकी किसी ने इसको समर्थन नहीं दिया, अकेले रह गए, है ना। हार की खबर बालाजी बाजीराव को एक कूटबद्ध संदेश में दी गई। 2 मोती खो गए, है ना, उसके बेटों के बारे में बताया गया। 22 सोने की मोहरें गायब हो गई। चांदी और तांबे की संख्या पूरी तरह से गिनी नहीं जा सकी। देख रहे हो आप, मतलब कोर्ट के तरीके से बताया गया कि भाई आपकी पूरी सेना और परिवार खत्म हो गया है। इस युद्ध के बाद नजीब उल दौला ने अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया। इस हार ने मराठा शक्ति के पतन की शुरुआत को चिन्हित कर दिया था। तो इसके बाद पूरी तरह कमजोर हो गए। अब ये कुछ फॉर्मेलिटी के रहे, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। माधव राव, नारायण राव, इनसे कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है।
ये हम लोग को जो पढ़ना है वो है आंग्ल मराठा युद्ध, जो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। 3 मराठा युद्ध हुए। एक तो हुआ था 1775 से 82 बोलते हैं इसको। दूसरा है 802 से 5, तीसरा है 16 से 18। ठीक है? ये तो आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। तो कौन-कौन सी संधियाँ हुई थी ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग मॉडर्न पार्ट पढ़ेंगे। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, उसमें नाना फडणवीस के खिलाफ रघुनाथ राव द्वारा ब्रिटिश सहायता मांगने के कारण हुआ। ठीक है? वही जो आपसी कूट था, तो उनमें से एक जो था रघुनाथ राव पेशवा, उसने बोला अंग्रेज आप मेरी मदद करें और मैं आपको फिर क्या बोलते हैं क्षेत्राधिकार दूंगा। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। ये 20 वर्ष तक अघोषित शांति बना रहा। 20 साल कंप्लीट हुए, फिर से युद्ध शुरू हो गया इनका। बसीन की संधि जो हुआ था वो द्वितीय इसमें हुआ था, और जहां बाजीराव द्वितीय ने सहायक गठबंधन स्वीकार कर लिया, सहायक संधि, है ना। भोसले, होलकर, सिंधिया ने ब्रिटिश को चुनौती दी लेकिन हार मान गए। अलग अलग संधियों का परिणाम क्या हुआ? भोसले के साथ देवगांव की संधि हुई, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन का, और होलकर के साथ राजपूत। तो आप ना इसको शायद टेबल बना के याद रखेंगे। ठीक है? देवगांव का संधि किसके साथ हुआ? भोसले के साथ। दूसरा सिंधिया के साथ हुआ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और तीसरा हुआ था राजपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे हुआ था, जिसमें सीताबर्डी का युद्ध जो पढ़ते हैं ना, इसी में आता है। मराठा शक्ति का अंत हुआ और मराठा भारत के अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में चले गए। ठीक है? चलिए, जो मैं बोल रहा था कि मेन चीज हम लोग को पढ़ना होता है मराठा केंद्रीय प्रशासन प्रणाली। तो कैसा था? दक्कन की प्रशासन शैली से प्रेरित विशेष रूप से अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से कुछ मुगल तत्वों के साथ इन्होंने अपना प्रशासन शुरू किया। हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया, फारसी की बजाय मराठी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, और आधिकारिक उपयोग के लिए राज व्याकरण कोश नामक शब्दकोश बनाया। छत्रपति शीर्ष पर छत्रपति था, एक संप्रभु निरंकुश शासक, है ना, कोई ऐसा डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका ही चलता था। वह एक विधायक, प्रशासक का प्रमुख और न्यायाधीश जनरल था, मतलब उनके पास शक्तियों का केंद्रीकरण था। ठीक है? अष्टप्रधान, अष्टप्रधान 8 मंत्रियों ने वास्तविक प्रशासन चलाया। वे राजा के सलाहकार थे, मंत्रिमंडल नहीं थे। ठीक है? संभाजी ने अष्टप्रधान को भंग किया था, ये हमने ऊपर पढ़ा। पंडित राव कौन थे? जो धर्म वाला दिखते थे, धार्मिक क्षेत्र। न्यायाधीश को छोड़कर सभी मंत्री सेना का नेतृत्व भी करते थे। ये दोनों बस युद्ध में नहीं जाते थे, बाकी सब युद्ध कला में भी प्रवीण थे। 8 जो थे, क्या कौन कौन थे? दीवान, मजूमदार, फडनवीस, चिटनिस, पटनवीस, सबनवीस, कारखानी, जागीरदार। ये जो 8 सहायक अधिकारी अष्टप्रधान की मदद करते थे। ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है? अष्टप्रधान में कौन कौन थे? तो ये अधिकारी जो थे ये अष्टप्रधान की भी मदद करते थे। अब पढ़ते हैं अष्टप्रधान सिस्टम क्या था। ठीक है? तो पेशवा, जैसे मैंने बताया, वो तो प्रधानमंत्री ही आपको याद रहेगा। मजूमदार बोलते हैं इसको ही, अमात्य को। ठीक है? तो वित्त और राजस्व देखते हैं। वाक्यानवीस कौन थे? हैं गृह मंत्री। पंत सचिव वो है सुमंत। दबीर है वो विदेश मंत्री। कमांडर है सरे नौबत। ठीक है? पंडित राव वही धार्मिक अनुष्ठान देखते थे, और न्यायाधीश जस्टिस का काम करते थे। ठीक है? याद करना है तो याद करने का तरीका आप सिंपल सा ऐसा करिएगा। प्रधानमंत्री आप, है ना, याद रखोगे। होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर, इन चारों को याद कर लीजिए। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते थे? पेशवा। होम मिनिस्टर को क्या बोलते थे? वाक्या नाविस। फॉरेन मिनिस्टर को क्या बोलते थे? दाबिर। फिर और ये वित्त मंत्री को आमत्य। 4 याद हो गए। उसके बाद एक आदमी धर्म देखता था, तो धर्म वाला कौन था आपका? पंडित राव। एक जो था वो न्याय देखता था, उसका था न्यायाधीश। उसके बाद था सचिव, है ना, जो पत्राचार करता था, तो उसको बोलते हैं सुमंत। और एक लास्ट बच गया, वो है आपका ये, सॉरी, सेना का प्रमुख, है ना। तो धर्म, न्याय, सेना, सुमंत। तो इस टाइप से आपको कुछ शॉर्टकट बना के याद रखना है, ताकि जो नाम है आपको एग्जाम के टाइम में याद रहे। ये तो आप याद रखना, PM, HM, FM, FM, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। तो अभी जो वित्त मंत्रालय है उसी टाइप का है, बट ये वित्त मंत्रालय था नहीं, बस ये उनको राजकाज में मदद करते थे। अब आता है मराठा का प्रांतीय प्रशासन कैसा था। तो क्षेत्रों के प्रकार थे, 2 प्रकार के क्षेत्र थे। एक तो स्वराज था, जो मराठों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और दूसरा था जिसको बोलते थे मुल्क ए कदीम। वे क्षेत्र जहाँ पे वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे।
मतलब ये लोग क्या करते थे, जो आस-पास का एरिया था उसको वो दूसरों के कंट्रोल में थे बट वहाँ से टैक्स कलेक्शन करते थे, इस बात पे कि भई हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे किसी भी टाइप के आक्रमण से, ठीक है? उसको क्या बोले हैं, मुघताई क्षेत्र। स्वराज प्रांत कौन थे? स्वराज को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था। उत्तरी प्रांत जो कि सूरत से पूना तक था। अगर आपको याद करने में तकलीफ हो तो ऐसा मैप बना दीजिए, ठीक है? तो एक उत्तरी पार्ट था जो कि इधर सूरत से पूना तक विस्तारित था। दक्षिण पश्चिम प्रांत कौन सा था? दक्षिण और पश्चिम, ये आपके कोंकण और सावंतवाड़ी वाला विस्तार यहाँ पे। उसके बाद दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये यहाँ पे आपका सतारा वाला क्षेत्र, कोल्हापुर। दक्षिण क्षेत्र जिंजी के आसपास, तो नीचे आप, तो इस टाइप का कुछ क्षेत्र यहाँ पे मराठाओं का क्षेत्र फैला हुआ था। प्रशासनिक विभाजन इन्होंने क्या किया था, जो स्वराज था, प्रांत जो था, उसको विभाजित किए थे परगना में। सेम चीज़ आपने जो पढ़ा है, सूबा, सरकार, प्रांत, सॉरी, ये परगना, है ना? तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, आपके जो प्रांत थे उसको परगनों में डिवाइड कर दिया। ये हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में भी। तरफ और मौज क्या थे? गाँव के समान थे ये लोग, है ना? तरफ और मौज क्या है बोलेंगे तो गाँव के टाइप थे जहाँ पे इनका प्रशासन चलता था। गाँव स्तर पर कौन थे? न्याय पाटिल या पंचायत द्वारा प्रशासन किया जाता था। पाटिल आपराधिक मामलों को संभालता था। अब आते हैं मराठाओं का सैन्य प्रशासन, उतना विशेष इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? और याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख सकते हैं कि बरगीर और सिलदार। तो बरगीर क्या थे? राज्य द्वारा घोड़े और हथियार प्रदान करने किए गए सवार सैनिक। सिलदार थे स्वतंत्र सैनिक जो अपने घोड़े और हथियार खुद रखते थे, ठीक है? तो 2 टाइप के सैनिक थे। एक राज्य द्वारा प्रोवाइड किया जाता था घोड़े और सैनिक, और दूसरे सिलदार जो स्वतंत्र थे, अपना खुद का घोड़ा और ये सब रखते थे। शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी सेना बनाए रखी जिसमें मुख्य रूप से पैदल सेना और घुड़सवार शामिल थे। मराठाओं ने 25-25 घुड़सवार के दस्ते थे। पगा घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था। उतना कुछ विशेष नहीं है। इसको पढ़ते हैं, आपका राजस्व प्रशासन। तो राजस्व प्रशासन क्या था? भू राजस्व प्रणाली इन्होंने अपनाई थी, जिसमें शिवाजी ने किसानों के साथ प्रत्यक्ष भू राजस्व प्रणाली अपनाई, रैयतवाड़ी टाइप का। रैयतवाड़ी में क्या होता है आपने बाद में पढ़ोगे। इसमें डायरेक्टली क्या करते थे, कोई मिडिल मैन नहीं था, डायरेक्टली किसानों से ही ये लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। ये अंबर मलिक की प्रणाली से प्रभावित था। 1679 में सभी भूमि को जरीब नामक छड़ी से मापा गया। जरीब है ना, मुगल माप के समान। छड़ी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी थी। 20 छड़ी लंबाई, 20 छड़ी चौड़ाई की भूमि को बीघा कहा जाता था, ठीक है? तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखेंगे। प्रशासनिक विभाजन, शिवाजी के राज्य 16 प्रांतों में विभाजित था जिन्हें तरफ और मौज कहा जाता था। बाद में ये गांव बन गए। कारकुन तरफ का प्रमुख होता था। सूबेदार प्रांत का अधिकारी था और देशमुख जिले का प्रमुख अधिकारी था। पाटिल गांव का वंशानुगत अधिकारी था। तो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे तरफ में डिवाइड किया तो उसका हेड कारकुन कहलाया। प्रांत का प्रमुख सूबेदार कहलाया, क्योंकि सूबा ही बोल रहे थे, प्रांत इक्वल टू सूबा, तो सूबेदार। देशमुख था वो जिले का प्रमुख कहलाया, और पाटिल था गांव का वंशानुगत, मतलब उसकी फैमिली वाले ही देखते थे। तो आप महाराष्ट्र या फिर सब जाओगे तो पाटिल साहब बहुत फेमस है, ये इन्हीं टाइम से शुरू हुआ है। शिवाजी ने उपज का 33 से 40% भू राजस्व वसूला। उन्होंने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकारियों को मुकासा, है ना, देना बंद नहीं कर सके। मुकासा मतलब वो जो धार्मिक था ना, मंदिर के लिए, वही सब चीज़ें, मंदिर के लिए जो ज़मीन देते थे, जागीर देते थे। देशमुखी प्रणाली को समाप्त नहीं कर सके। राजा राम ने रैयतवाड़ी के स्थान पर जागीरदारी प्रणाली शुरू करी, है ना? जागीरदारी मतलब आप सैन्य सुरक्षा दो और हम जो जागीर रहेगी, जो ज़मीन रहेगी, उस पे आप टैक्स वसूलो। तो राजा राम ने रैयतवाड़ी की जगह जागीरदारी प्रणाली शुरू की थी। धार्मिक के लिए दान की गई भूमि को ये सरजाम और मोक्ष महल कहा जाता था। धार्मिक कार्य के लिए दान की गई भूमि को। एक सेकंड, ये बंद हो गया। अब हम लोग लास्ट में आ गए इसके। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। हाँ, टैक्सेशन पे आए थे, तो ये तो हो गया। तो जो मेजर जो मैं आपको बोल रहा था वो था चौथ। चौथ क्या होता है? चौथ लगाने की प्रथा पहले से ही पश्चिम भारत में प्रचलित थी।
रामनगर के राजा ने दमन की पूर्तकाली प्रजा से वसूला था। ये भू राजस्व का 25% है ना, मराठा कर था। और उसके बाद क्या आता है आपके सरदेशमुखी। तो 10% अतिरिक्त जो कि शिवाजी ने महाराष्ट्र के वंशानुगत सरदेशमुख होने के दावे पर के आधार पर मांगा। मतलब शिवाजी ये बोलते थे कि भाई मैं तो वंशानुगत राजा हूँ महाराष्ट्र का, तो आपको 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उसको सरदेशमुखी बोले, है ना। रानाडे ने इसकी तुलना वेलेंसली की सहायक संधि से की। आक्रमण से बचाव के लिए भुगतान मांगते थे, है ना, इसको चौथ को। देखिए 2 भूमि मैंने बताया ना, एक तो इनका खुद का भूमि था स्वराज भूमि और दूसरा था मुक्ताई, जहाँ पे वो लोग ये बोलते थे कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके बिहाफ में आप हमें टैक्स दो। तो एक टाइप का सहायक संधि टाइप का ही था। चौथ 4 भागों में विभाजित था। तो राजा की इच्छा 3%, सहोत्रा पंच सचिव के लिए 6%, बाप्ती 25% और मुकासा 66%। ठीक है। ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना आता नहीं। आपको बस ये पढ़ना है कि चौथ क्या था, पश्चिम भारत में आप उन क्षेत्रों से वसूलते थे जहाँ पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। आप उनको सैनिक सुरक्षा का आश्वासन देते थे और उसके बिहाफ में आपको 25% टैक्स मिलता था, ठीक है? और 10% एक्स्ट्रा क्यों माँगते थे ये लोग? क्योंकि शिवाजी बोलते थे कि मैं एक क्या महाराष्ट्र का वंशानुगत वो हूँ, छत्रपति हूँ, तो 10% तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस दावे को कानूनी कल्पना माना गया। शिवाजी ने देश के वंशानुगत प्रमुख और लोगों के हित की रक्षा करने के अधिकार के लिए दावा किया। कुछ इतिहासकारों ने इसे लोगों के हितों की रक्षा के बदले वसूला गया कर माना। ठीक है। ये ठीक है। ये जो छापामार लड़ाई थी इन्होंने शुरू किया था। तो मराठा शासन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो अगर ये पूछेंगे तो बता दीजिएगा। प्रशासन में आपका अष्टप्रधान। राजनीतिक विरासत क्या है? इन्होंने जो ब्रिटिश उपनिवेशीकरण से पहले अंतिम प्रमुख भारतीय साम्राज्य था, उसके बाद तो फिर ब्रिटिश लोगों ने कब्जा कर लिया। क्षेत्रीय विस्तार आपने जो देखा, कृष्णा से अटक तक इनका विस्तार हुआ। रिपीट हो गया पेज भी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मराठाओं के उत्कर्ष का कारण कौन-सा था? तो क्या वो धार्मिक चेतना थी, भौगोलिक सुरक्षा था, राजनीतिक जागृति थी, उच्च नेतृत्व शक्ति थी, या सभी था? है ना? तो ये सभी था, है ना? सभी था। धार्मिक चेतना, हिंदू धर्म का रिएक्शन, भौगोलिक सुरक्षा, जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है वहाँ पे इनको गुरिल्ला वारफेयर में प्रवीणता हासिल थी। पॉलिटिकली अपने आप को जागृत महसूस किए। उसके बाद आते हैं शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? किस युद्ध में हराया था? इन्होंने सलहार के युद्ध में हराया था। ये है आपका 1672 में सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया। और ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट है, कुछ चीज़ें आपको थ्योरी में नहीं मिलता, क्वेश्चन करेंगे तभी मिलता है। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1559 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? आपको याद है ये? ये था आपका अब शाइस्ता खां। शाइस्ता खां एक एक तो 56 में आया था और एक 59 में आया था। मेरे हिसाब से ये अफ़ज़ल खां या शाइस्ता खान में से होना चाहिए। अफ़ज़ल खां है, ठीक है? रिवाइज़ करिएगा। 1659 में अफ़ज़ल खां द्वारा अनुभवी सेनानायक शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं को अंकुश लगाने के लिए भेजा गया था। 1659। शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? ये तो आपको पता ही है, रामदास जी इनके गुरु थे। तुकाराम जी तो आपके धार्मिक सुधारक थे। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ में, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1674 में ये व्यापम के एग्जाम में भी आया है। अष्टप्रधान के नाम की मंत्री परिषद थी, कहाँ पे थी? क्या गुप्त पीरियड में थी, चोल में थी, नहीं थी? ये थी मराठा प्रशासन में। सबके नाम दिए हुए हैं फिर से। मजूमदार कौन अष्टप्रधान के अधिकारी थे? मजूमदार बिल्कुल था, जो पेशवा बोल रहे हैं, है ना? और दाबिर था, सॉरी ये अमात्य था ना, पेशवा बोल दिया। मजूमदार मतलब अमात्य। दबीर तो थे ही, विदेश मंत्री। वाकानवीस थे जो आपके होम मिनिस्टर, सुरनवीस, ठीक है? तो आपके चारों ही थे। उसके बाद आते हैं, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद के परामर्श लेते थे? हाँ, लेते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभारी था, ये बिल्कुल गलत है। ये लोग ना डिपेंड करते थे शिवाजी की इच्छा शक्ति पे, इसीलिए पहला तो करेक्ट है बट दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा।
थ्योरी में आता नहीं। रुका जो था वो नहीं था, बाकी लारी, रुपया ये सब इनके टाइम में थे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों को सही काल क्रम में अरेंज करना है, तो कौन आया था पहले आपको पता है? इसके बाद आया था, 2 मिनट ना, यहाँ पे कहीं पे संभाजी करना पड़ेगा हमें, राजा राम डबल हो गया, इसको संभाजी। तो शिवाजी के बाद जो आए थे संभाजी आए थे, ठीक है। संभाजी जब की मृत्यु हुई तो फिर राजा राम आए। राजा राम जब चले गए तो फिर आपके ये आए, ताराबाई। ताराबाई जो थी, उन्होंने ताराबाई किसके बिहाफ में करी? ताराबाई जो थे राजा राम की पत्नी थी। तो ताराबाई के बाद फिर प्रशासन संभाला जब जेल से छूटे तो साहू जी महाराज ने, ठीक है। तो आप इस टाइप का अरेंज करेंगे, तो संभाजी, राजा राम, शिवाजी टू क्योंकि ताराबाई ने संभाला था, फिर छत्रपति साहू जी, ठीक है, जो है मैंने यहाँ पे बताया। ऑप्शन देना शायद इसमें छूट गया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में थी? मैंने ये बात आपको बताई थी कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उस टाइम ताराबाई के नेतृत्व में थी। जो ताराबाई किसके बिहाफ में रूल कर रही थी? शिवाजी द्वितीय के, है ना। अगर ऑप्शन में शिवाजी द्वितीय देता तो आप उसको लिखते, क्योंकि एक्चुअल पावर ताराबाई के हाथों में थी। मुगल प्रशासन के 2 दिए हैं। मुगल प्रशासन के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज के रूप में उभरे। हाँ, सही है। मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ऐसा कुछ था नहीं, मालूम, ये लोग स्वराज की भावना कर रहे थे, बट राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्र की संकल्पना उस टाइम भी नहीं उभरा था। तो ए तो सही है, आर गलत है। अपने अपने क्षेत्र के लिए ही वो लोग लड़ रहे थे, बाद में तो फिर और डिवाइड हो गया। सरजमी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व से। एक इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा है, ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो है कांशीराम पंडित, काशीराज। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठाओं को हराया? तो किसने हराया? ये जो अहमद शाह अब्दाली था, कौन था ये अफगान था, है ना, यहाँ से आया था, इस एरिया से आया था ये। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है मेंस के, वो कर लेते हैं। मराठा शासन काल में कर व्यवस्था के बारे में बताइए। देखिए वही क्वेश्चन आया ना, सरदेशमुखी चौथ कर ही व्यवस्था है। मराठों की अभ्युदय के 4 कारण हमने देखा है, फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन। राजनीतिक संगठन के बारे में बताइए। अष्टप्रधान बताइए, अष्टप्रधान बताइए। तो आप समझ गए, 2-3 क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग उन्हीं सब क्वेश्चन को करते हैं जो आए हुए हैं। एक तो पहला है टैक्सेशन सिस्टम। तो आप देखेंगे कि शिवाजी ने रैयतवाड़ी प्रणाली अपनाई, मतलब डायरेक्टली किसानों से लेते थे टैक्स। 33 से 40% टैक्स लेते थे। भू राजस्व प्रणाली था, उसमें नगद और अनाज दोनों में लिया जाता था। और उसके अलावा ये राजनीतिक संगठन के बारे में बता दीजिएगा कि राजस्व की स्थापना की स्वराज की। हिंदवी स्वराज की अवधारणा इन्होंने पेश करा कि हिंदुओं की परंपरा और मूल्यों को पे जो आधारित था। अष्टप्रधान था जो उनका प्रशासन में मदद करता था। और केंद्रीय सत्ता, मतलब शिवाजी टॉप में थे उस सेंट्रल गवर्नमेंट के। प्रशासनिक व्यवस्था पूछा तो बता दीजिएगा, 2 थे ना अपने गांव, तरफ और मौज, है ना, तो उन सब के बारे में बताना है आपको। तो ओवरऑल जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन था इसमें कवर है। अब आता है ये जो प्रश्न रिपीट हुआ है, सरदेशमुखी और चौथ के बारे में बताइए। तो बताइएगा कि 10% सरदेशमुखी, 25% आपका चौथ, है ना। चौथ क्यों लेते थे? ताकि उनको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, सेना युद्ध के समय मदद करेगी, है ना। और ये सरदेशमुख, अपने आप को सरदेशमुख घोषित किया था, महाराष्ट्र का वंशानुगत, इसलिए 10% और लेते थे। अष्टप्रधान के बारे में मैंने डिस्कस किया ही था, आपको बस नाम लिखना है और उनके काम लिखना है। तो वही चीज़, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, है ना। उसके बाद न्यायाधीश, धर्म धर्म वाला, ठीक है। उसके बाद क्या आया? न्यायाधीश हो गया, धर्म वाला हो गया। उसके बाद आ गया सैनिक, ठीक है। और एक और है आपका सुमंत, सचिव। तो अष्टप्रधान आपको रट लेना है। उसके बाद आता है मराठों की अभ्युदय कारण, ये हमने 2 बार डिस्कस किया है ऊपर में। भौगोलिक स्थिति, भक्ति आंदोलन, मराठी भाषा संस्कृति और शिवाजी का नेतृत्व क्षमता। और शिवाजी के उत्थान का परिचय, वो सब नीतियों को आप लिखेंगे, ठीक है।
अष्टप्रधान की व्यवस्था फिर से 2 नंबर में पूछा है, 2 नंबर में पूछा है तो आप क्विकली उनके नाम और पद लिख दीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रीफ में आपको ये समझा दिया। अल्टीमेटली आपको इसको रिवाइज़ करना है, ये मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ पूछेंगे और उसका जो भी डाउट सेशन रहेगा उसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है? थैंक यू।